हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर का जो भी एग्जामिनेशन होता है उसमें किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसका आंसर लिखना होता है उसी को टाइप किए हुए हैं, उसी को समझेंगे। तो खंड आ है। खंड क्या होता है? हमारा पेपर जो होता है खंड आ और खंड खा के रूप में आता है। खंड आ में हमें टोटल लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और खंड जो बा होता है उसमें दीर्घ उत्तरीय होते हैं। खंड आ में क्या होता है कि टोटल हमें लघु उत्तरीय प्रश्न 10 मिलते हैं और उन 10 में से हमें टोटली 6 करने होते हैं। और इसी प्रकार दीर्घ उत्तरीय में टोटल क्वेश्चन 5 मिलते हैं और जिनमें से हमें 3 करने होते हैं। और लघु उत्तरीय के जो होते हैं वो टोटल होते हैं 10 नंबर के, सॉरी 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। टोटल ये हो जाता है 30 नंबर का आपको करना होता है, इन 6 क्वेश्चन करने होते हैं। और दीर्घ उत्तरीय होता है 15 नंबर के क्वेश्चन, यानी आपको 3 क्वेश्चन 45 नंबर करना होता है। तो ये लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, पुनः जागरण से आप क्या समझते हैं? पुनः जागरण काल से आप क्या समझते हैं, यानी पुनः जागरण का अर्थ क्या है, पुनः जागरण का शब्द से अभिप्राय क्या है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। तो पुनः जागरण का अर्थ है किसी भी राष्ट्र या देश के जीवन में नया जोश, उत्साह, स्फूर्ति और गौरव का युग होना। यानी पुनः जागरण का अर्थ है किसी भी राष्ट्र या देश में जीवन में नया जोश, उत्साह, स्फूर्ति व गौरव का युग होना। इस समय को उस राष्ट्र का बसंत ऋतु भी कहा जा सकता है, यानी ऐसा समय जिसमें पूरा जोश और उत्साह के साथ लोग आगे बढ़ रहे हों, नए चीज़ें को आविष्कार हो रहे हों, पुनः अपने संस्कृति को अपना रहे हों, तो ये क्या कहलाता है? पुनः जागरण कहलाता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? उस राष्ट्र का बसंत ऋतु का काल भी कहा जा सकता है। वह राष्ट्र जिसका अतीत बहुत उज्जवल रहा हो, प्राय अपने पुनः जागरण काल में अपने प्राचीन वैभव संस्कृत से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। ऐसा राष्ट्र अपने पुनः जागरण को की आधारशिला को ही अपने प्राचीन गरिमामय खंडों में रखता है। यानी क्या होता है कि जैसा देश जिसका प्राचीन इतिहास, वैभव और संस्कृति से भरा हुआ रहा हो, तो वो इससे बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता। वह जो पुनः जागरण की नींव रखता है, आधारशिला रखता है, वह पुरानी ही चीज़ों को देख के उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए रखता है। वह प्राचीन उन विचारधाराओं का परित्याग भी करता है, ऐसी विचारधाराओं का परित्याग करता है जो वर्तमान की जो प्रेजेंट टाइम के समय के अनुसार वो मेल नहीं खाती हैं, उनका कोई विशेष महत्व तो नहीं होता, उनको वह छोड़ देता है। अर्थात जो वर्तमान परिस्थिति के संगत नहीं होती है, उन विचारधाराओं का वह मनुष्य परित्याग भी करते हैं। ये होता है आपका पुनः जागरण से आप क्या समझते हैं, इतने आंसर आपको लिखना होता है। सेकंड क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें या विशेषताएं बताइए। नेहरू रिपोर्ट जो पेश की गई थी तो उसके मुख्य सिफारिशें और विशेषताएं क्या हैं? तो उत्तर है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी ने 28 अगस्त 1928 को लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इस रिपोर्ट को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया, क्योंकि मोतीलाल नेहरू जो थे वो उस कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्हीं के नाम, यानी नेहरू के नाम से इस रिपोर्ट का नाम रखा गया, जो 28 अगस्त 1928 को लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इस प्रस्तुत रिपोर्ट को ही नेहरू रिपोर्ट कहा गया था। और इस नेहरू रिपोर्ट की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो। उन्होंने कहा कि जितने भी प्रांत हैं उनका भाषा के आधार पर, जहां भाषा की बहुलता उस आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। केंद्रों को और राज्यों का उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, यानी कहा कि केंद्र और राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। भारत धर्मनिरपेक्ष होगा, लेकिन अल्पसंख्यकों को धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों की पूर्ण संरक्षण दिया जाएगा। यानी कहा गया कि भारत एक ऐसा देश होगा जहां किसी भी धर्म का विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा, सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अल्पसंख्यकों एवं धार्मिक सांस्कृतिक हितों की पूर्ण संरक्षण दिया जाएगा, उनकी रक्षा की जाएगी। फिर चौथा अधिनियम है कि एक प्रतिरक्षा समिति बनाई जाएगी, यानी उन्होंने कहा कि एक प्रतिरक्षा समिति बनाई जाएगी जो, और भारतीय सेना से संबंधित जितने भी नियम होंगे इसी समिति द्वारा लिए जाएंगे। और प्रतिरक्षा समिति का जो सभी खर्च होंगे प्रतिनिधि सभा के द्वारा ही उठाए जाएंगे, क्योंकि कोई समिति होगी उसमें जो खर्च आएगा उस खर्च का पूरा जो भार होगा वह भार कौन उठाएगा? प्रतिनिधि सभा के द्वारा उठाया जाएगा। अगला जो था कि इसके नेहरू रिपोर्ट की विशेषता थी कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर वैसा ही औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाए। उन्होंने कहा कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर वैसा ही औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाए जो ब्रिटेन के दूसरे उपनिवेशों को प्राप्त है, यानी ब्रिटेन का कई सारे उपनिवेश बना रखे थे, उसने इसी प्रकार बराबर का दर्जा दिया जाए। भारत में एक उच्चतम न्यायालय
करने की यानी उच्चतम न्यायालय की करने की घोषणा की जाए। जो प्रिवी काउंसिल के तमाम अपीलें बंद करने का सुझाव दिया गया और कहा गया कि देश की एकता को मजबूत बनाने के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की सिफारिश की गई, यानी उसके बाद रखी गई कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की योजना तैयार की जाए। अब नेक्स्ट थी कि भारत को संघात्मक शासन को ही उपयुक्त बताया गया। इन्होंने कहा कि भारत को संघात्मक शासन ही उपयुक्त है, परंतु कहा गया कि केंद्र को अधिक शक्तियां दी जाएं। जितनी भी शक्तियों में है उस शक्तियों में ज्यादा शक्तियां केंद्र के पास हो, लेकिन संघात्मक शासन बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल कोठरी से क्या तात्पर्य है। ये काल कोठरी से क्या तात्पर्य है? तो 20 जून 1756 ईस्वी को बंगाल में एक ऐसी घटना घटी जिसमें फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के बाद नवाब ने, बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 में एक ऐसी घटना बंगाल में घटी जो कि जिसमें क्या हुआ कि फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के बाद नवाब ने 146 कैदियों को जिनमें स्त्री और बच्चे आदि भी शामिल थे, उन्हें एक छोटे कमरे में बंद कर दिया, जिस कमरे की लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 14 फुट 10 इंच थी। उसमें बंद कर दिया गया। जून की असहनीय गर्मी, इतनी ज़्यादा जून में गर्मी होती है, उस असहनीय गर्मी में और क्या हुआ कि जो लोग थे उनमें से 123 लोगों को, कैदियों की जो 123 लोग उसमें कैद किए रखे थे, उनकी दम घुटने से मौत हो जाती है और बचे जो 23 लोग होते हैं वो जीवित बच जाते हैं किसी तरह से। लेकिन उन्हीं में से बचने वालों में से एक भूतपूर्व सर्जन हॉलवेल भी होते हैं और ये भूतपूर्व सर्जन हॉलवेल ने ही इस घटना का प्रचार किया था, विवरण दिया था। इस घटना के बाद क्या होता है कि बंगाल के नवाब और अंग्रेज के बीच क्या होता है, बंगाल के नवाब अंग्रेजों के बीच के संबंध बिल्कुल खराब हो जाते हैं। जब ऐसी घटना, निंदनीय घटना घटित होती है, जिससे उनके संबंध नकारात्मक हो जाते हैं। और यह घटना काफ़ी विवादास्पद भी है, क्योंकि कहा जाता है कि जो ये अंग्रेजी लोग हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, उनमें यह घटना सत्य मानी जाती है, लेकिन जो भारतीय इतिहासकार हैं वह इसे कल्पनाशील मानते हैं। कहते हैं ये ऐसी घटना हुई ही नहीं है, ऐसी घटना मात्र एक कल्पना का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरी कांड या चौरी चौरा कांड पर टिप्पणी लिखिए। चौरी चौरा कांड क्या होता, इस पर कैसे हुआ? तो गांधी जी का इसका उत्तर है कि गांधी जी ने सरकार के साथ असहयोग के उद्देश्य से अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन किया। तभी पुलिस के उकसाने पर क्या हुआ, जब गांधी जी सरकार के असहयोग के क्या होता है कि जब 1919 में जलियांवाला हत्याकांड, ऐसे कई सारे कांड करते हैं, तो गांधी जी सरकार के विरोध में हो जाते हैं और उनसे असहयोग के साथ उद्देश्य से अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन करते हैं। तभी पुलिस के उकसाने पर क्रोधित भीड़ जो होती है, जो क्रोधित होते हैं, सभी लोग क्रोधित ही होते हैं, तो भीड़ ने 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाना होता है, उस थाने में आग लगा देते हैं, जिसमें 22 पुलिस वाले जीवित मर जाते हैं, जिंदा जलकर मर जाते हैं। इस घटना से क्या होता है, गांधी जी बहुत दुखी होते हैं, उन्हें कष्ट होता है। उन्होंने संपूर्ण आंदोलन क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। जब अचानक संपूर्ण आंदोलन वापस ले लिया जाता है, तो अचानक आंदोलन के स्थगित हो जाने से जनता में तीव्र प्रतिक्रिया होती है। वो लोग विरोध करते हैं कि आंदोलन क्यों वापस लिया गया। तभी सुभाष चंद्र बोस जी भी कहते हैं कि जिस समय जनता में जोश उबल रहा था, ठीक उसी समय पीछे हटने का आदेश देना संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक महान दुर्घटना थी। इसका पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास आदि सभी ने इस आंदोलन का विरोध किया। काफी लोग आंदोलन का विरोध करते हैं। साथ ही इसी समय क्या होता है, विरोध करते हैं, कांग्रेस की सभा में भी विरोध किया जाता है, उन्हें उनके जो पार्लियामेंट होते हैं वहाँ विरोध करते हैं। उसके बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के एक पार्टी गठन करते हैं, एक संगठन का गठन करते हैं, इसे कहते हैं स्वराज्य दल के नाम से जाना जाता है, उसका गठन करते हैं। नेक्स्ट होता है अगला क्वेश्चन, 5वां के प्लासी युद्ध के परिणाम क्या थे। प्लासी युद्ध जो हुआ था 1757 ईस्वी में, इसके परिणाम क्या थे, रिजल्ट क्या थे? उत्तर है यह युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी के मैदान में 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें नवाब पराजित हो, क्योंकि मीर जाफर जो होता है उसको धोखा दे देता है और अंग्रेजों के साथ दे देता है, जिससे वह नवाब पराजित हो जाता है। पराजित क्या हो जाता है, उनकी मारा भी जाता है युद्ध में, पराजित हो जाते हैं। इनके क्या परिणाम थे, इस प्रकार हैं। पहला परिणाम था कि इस युद्ध के बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। पहली बार अंग्रेजों ने इस प्रांत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। दूसरा इनको परिणाम था कि इस युद्ध के साथ ही
अलीवर्दी खां के वंश का अंत हो गया था। और तीसरा था कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का कठपुतली नवाब मीर जाफर बनता है, और मीर जाफर को बनाया जाता ताकि इसे बनाते हैं अंग्रेज अपने अनुसार वहां शासन कर सकें। अगला था कि इस युद्ध में नवाब के मर जाने के बाद, यानी इस युद्ध में नवाब के मर जाने के बाद अन्य विदेशी शक्तियों में क्या होता है, जब नवाब हार जाता है इस युद्ध में, तो उसके हार जाने के बाद अन्य विदेशी शक्तियों में भारी धक्का लगता है कि अब उनकी शक्तियां जो क्या होती हैं, कमजोर होने पर लगती हैं, क्योंकि अंग्रेज काफी मजबूत हो रहे थे। जो अन्य फ्रांसीसी थे, अन्य जो डच लोग आए थे, ये सभी लोग आए थे, ये लोग कमजोर होने लगे और ये लोग, उनको एक बहुत बड़ा डर सा लगा। अगला विषय इसमें क्या था कि परिणाम हुआ कि युद्ध जीतने के बाद कंपनी का गौरव और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जब वो युद्ध जीते, इतना बड़ा बंगाल छोटा सा था नहीं, बहुत बड़ा था। इस बंगाल में जब उन्होंने अपनी विजय हासिल की और व्यापारी, इनके क्या हुआ कि वो जो कंपनी थी, व्यापारी के साथ साथ शासन करने वाली कंपनी भी बन गई थी और इस शासन करने में शक्ति भी इनके पास आ गई थी। इस युद्ध के बाद कंपनी को बहुत अधिक लाभ होता है, क्योंकि क्या होता है, इस युद्ध में जब विजयी होते हैं तो कंपनी के पास बहुत अधिक लाभ होता है। और जो मीर जाफर होता है, मीर जाफर जब नवाब बनता है, नवाब बनने के उपलक्ष्य में वह 24 परगने की जागीर देता है, जिसकी वार्षिक आमदनी 10 लाख रुपए थी। जब उन्हें 10 लाख की वार्षिक आमदनी की जागीर प्राप्त हो जाती है, उन्हें और भी फायदा होता है। नेक्स्ट है कि इस युद्ध में संघर्षों का सिलसिला चलता रहता है। इस युद्ध के बाद संघर्ष रुकते नहीं हैं अंग्रेजों के, और वह अंग्रेज जल्दी जल्दी अनेक युद्ध करते हैं और विजय होते हैं। नेक्स्ट है कि डुप्ले की नीति से क्या विशेषताएं हैं। डुप्ले की जो नीतियां थी, फ्रांसीसी जो आया था यहाँ पे सरकार की तरफ से डुप्ले, उसकी क्या नीतियां थी। डुप्ले क्या था, जन्मजात से ही राजनीति प्रेमी था, इसलिए उसकी नीतियां राजनीतिक ही रही हैं। कोई विशेष उसमें ऐसे नॉर्मल नहीं थी कि व्यापारी के तौर पर उसके जो नीतियां थी राजनीतिक थी। पहले थी व्यापारिक संबंधी नीति। शुरू में डुप्ले भी भारत में अपने व्यापार में वृद्धि करने के उद्देश्य से आया था, किंतु थोड़े समय बाद व्यापार में अरुचि हो गई। उसको क्या होता, व्यापार में अरुचि हो गई, क्योंकि अंग्रेजों का व्यापार विस्तारित था, उसमें कुछ विशेष उनको फायदा हो नहीं रहा था, इसलिए उसको अरुचि हो जाती है। और उसने यह भी अनुभव हो गया था कि अंग्रेजों के व्यापार के सामने उनका ठहरना संभव नहीं है। इन्हीं सभी कारणों से उसने व्यापार के स्थान पर भारत पर अधिकार करके अपने देश को समृद्धशाली बनाने की सोच लेता है, कि उसने सोचता है कि भारत पर अधिकार कर सकते हैं अभी और समृद्धशाली बन सकते हैं। दूसरी नीति थी कि साम्राज्य स्थापना की नीति। साम्राज्य स्थापना की नीति क्या है कि डुप्ले को जन्मजात ही राजनीति से प्रेम था, इसलिए उसने भारत आने पर यह भी यहाँ की राजनीति का अध्ययन बड़े मनोयोग के साथ करता है, यानी पूर्ण मन के साथ करता है, इतना अपना पूरा मन इसी में लगा देता है। और अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भारत में फ्रांसीसी सत्ता सफलतापूर्वक स्थापित की जा सकती है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ के लोग जो होते हैं, यानी राजा होते हैं, वो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, तो वह सोचता है कि हम इन्हीं को लड़ा देते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, इनसे विजय हासिल करते हैं, किसी अच्छे राजा से दोस्ती कर लेते हैं, दोस्ती करने के बाद हम यहाँ पे शासन करते हैं। फिर क्या होता है, अंग्रेजों की शक्ति की दमन की नीति होती है, तो वो सोचता है शक्ति की दमन के लिए, तो डुप्ले अंग्रेजों का कट्टर शत्रु था। वह किसी न किसी प्रकार भारत से अपने शत्रुओं को निकालने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। और नेक्स्ट है कि वह क्या होता है, यही होता है, अंग्रेजों के बहुत बड़ा शत्रु होता है, फ्रांसीसी होता है, यह चाहता है कि अंग्रेज यहाँ पे ना रहें। अगली नीति थी भारतीय शासकों के झगड़ों में हस्तक्षेप। डुप्ले एक कूटनीतिज्ञ था, वह एक काफी कूटनीति राजनीतिज्ञ था, तो वह कूटनीतिज्ञ अवश्य था। उसने सोचा कि भारतीय राजाओं के झगड़ों में हस्तक्षेप करके एक किसी शक्तिशाली राजा से दोस्ती करके एक मजबूत शक्ति की व्यवस्था की जा सकती है, तब अंग्रेजों को भारत से भगाना आसान हो जाएगा। तो उसने फिर क्या सोचा कि जो नीतियां थी, उसकी नीतियों में सफलता भी मिली और कुछ असफलताएं भी ली। तो डुप्ले की नीतियों के प्रमुख परिणाम कुछ इस प्रकार थे। तो सफलताएं पहले देखते हैं। सफलताएं में क्या हुआ कि सबसे पहले उसने मद्रास पर अधिकार कर लिया। क्या करता है डुप्ले, मद्रास पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद कर्नाटक के नवाब को हरा करके वहां पर अपना अधिकार जमा लेता है। उसने भारतीय नरेशों के झगड़ों में हस्तक्षेप की नीति द्वारा हैदराबाद तथा कर्नाटक पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। यानी उसने क्या हुआ कि भारतीय नरेशों यानी राजा होते हैं, उनसे झगड़ों के हस्तक्षेप में किसी एक पक्ष में मिल करके हैदराबाद और कर्नाटक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसकी नीतियों की विफलताएं क्या थी, उसकी नीतियों की जो असफलताएं क्या थी। शुरुआत में काफी सफलता मिलती है, परंतु बाद में सन 1751 ईस्वी में जब उसका भाग्य क्या होता है, दुर्भाग्य में बदल जाता है, जब क्लाइव की अकाट विजय
हासिल हो जाती है। जब क्लाइव अकार्ड में विजय हासिल कर लेता है तो डुप्ले की जो सफलताएं होती हैं वो असफलताओं में बदल जाती हैं, उसकी सफलताओं पर पानी फिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल डलहौजी के प्रशासनिक क्या थे? लाल डलहौजी के प्रशासनिक सुधार क्या थे? तो लाल डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लाल डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। वह भारत में आधुनिकीकरण का प्रेरणा स्रोत था। भले ही उसके सारे नए कार्य जो भी काम करता था, नवीन कार्य करता था, वह भारत की कंपनी के प्रशासन के हित के लिए होते थे, लेकिन परोक्ष रूप से देखा जाए तो भारतीयों का भी सार्वजनिक हित होता था। जैसे कि इसने रेलवे भी फैलाई थी, तो रेलवे के द्वारा भारतीयों का सार्वजनिक बहुत हित हुआ। डलहौजी के प्रशासन के लगभग सभी विभागों में सुधार किए और डलहौजी ने शासन केंद्रीकरण किया, क्योंकि वह साम्राज्य में शांति तथा सुव्यवस्था बनाए रखना चाहता, इसलिए उसने कुछ इस प्रकार के कदम उठाए, इस प्रकार के कार्य सुधार किए। उसके प्रशासनिक सुधार ये था कि पहला, गवर्नर जनरल के कार्यभार को कम करने के लिए 1854 में ईस्वी में बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की। क्या था कि वह गवर्नर अकेले था, तो उसके लिए क्या पड़ जाता, बहुत ज्यादा काम पड़ जाता था। उस काम को कम करने के लिए, अपने प्रेशर कम करने के लिए उसने बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की। और दूसरा था कि नए अधीक्षक पदों पर वो क्या करता है कि जो नए अधीनस्थ पद प्रदेश होते हैं, जो नए प्रदेशों पर वो विजय हासिल करता है और स्वच्छ से मिल जाते हैं, उनमें सीधा प्रशासन या जिससे नॉन रेगुलेशन पद्धति कहा गया है। डलहौजी ने केंद्रीय शासन को अलग अलग विभागों के आधार पर संगठित किया था। डलहौजी क्या था, उसने केंद्रीय जो शासन को अलग अलग विभागों पर के आधार पर संगठित किया और प्रत्येक विभाग पर व्यक्तिगत नियंत्रण रखने, खुद का नियंत्रण रखा। प्रत्येक प्रांत में कमिश्नर और चीफ कमिश्नर की नियुक्ति की गई और साथ ही प्रांतीय सरकार का कार्य सुव्यवस्था स्थापित करना, कर वसूलना और फौजदारी के मुकदमे का निर्णय लेना आदि उनको कार्य सौंपे गए। कमिश्नरों और जिलाधीशों को गवर्नर जनरल के आदेशों के अनुसार कार्य करना अनिवार्य कर दिया, उनको एक बंधक दे दिया। अगला था कि अमृतसर की संधि क्या है? जो 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई, तो उसमें क्या क्या शर्तें थी? तो महाराजा रणजीत सिंह, जो पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह थे, अंग्रेजों के मध्य अमृतसर में 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में एक संधि करते हैं, जिसको अमृतसर की संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि में इस प्रकार की शर्तें थी। पहली शर्त थी कि दोनों सरकारें एक दूसरे के साथ मैत्री संबंध रखेंगी, यानी मित्रवत व्यवहार कायम रखेंगी। दूसरा था कि अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह को स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया और उनका नाम अंग्रेजों के सक्रिय मित्रों की सूची में शामिल कर लिया था। अगला यह था कि अंग्रेजों को सतलज के पास पश्चिम क्षेत्र में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जो शर्त थी कि अंग्रेजों को सतलज के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कोई दिलचस्पी न होगी और न ही उस क्षेत्र के सरदारों से रणजीत सिंह के संबंध में कोई हस्तक्षेप करेंगे। और ठीक इसी प्रकार यह भी कहा गया कि रणजीत सिंह भी भविष्य में कभी भी सतलज के इस पार के राज्यों में, सतलज को उन लोगों ने क्या किया था, अपनी राज्यों की सीमा बना रखी थी। एक तरफ जो थे महाराजा रणजीत सिंह होते, एक तरफ अंग्रेज होते थे, तो सतलज के इस पार राज्यों में अधिकार करने की कल्पना करेंगे और वे राज्य के अंग्रेजों के संरक्षण में रहेंगे। यानी कहा कि इस प्रकार के जो होंगे अंग्रेजों के संरक्षण में ही रहेंगे। अगला था कि कोई भी पक्ष सतलज के किनारे अपनी बड़ी से बड़ी सेना नहीं रखेगा, सिर्फ वही उतनी सेना ही रखेगा जितना वहां की सुरक्षा के लिए सही हो। अगला था कि सतलज के इस पार के 45 परगने जो थे, सतलज के इस पार के जो अंग्रेजों के पार के 45 परगने थे, अब भी रणजीत सिंह के अधिकार में बने रहें, उन पर सिर्फ शांति स्थापित करने के लिए नॉर्मल सेना ही रखी जाएगी। यदि किसी पक्ष में संधि की शर्तें का उल्लंघन होता है तो यह संधि समाप्त मानी जाएगी। ऐसी जो अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में, उस पर ऐसे प्रावधान रखे गए, ऐसी शर्तें रखी गई थी। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन को संक्षेप में टिप्पणी लिखिए, संक्षेप लिखिए, इस प्रकार क्वेश्चन आ जाता है, जिसका उत्तर है सन 1904 ईस्वी में कर्जन ने बंगाल का दौरा किया और 19 जुलाई 1905 में एक आज्ञा जारी की, एक आदेश जारी किया कि बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाए। यह योजना इसी वर्ष 16 अक्टूबर यानी 1905 को लागू हो गई, जिसमें पहले बंगाल का पूर्वी बंगाल और असम, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका के 3 डिवीजन शामिल थे। इसका क्षेत्रफल 1,06,540 वर्ग मील था और जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे।
इस प्रांत का मुख्य कार्यालय ढाकार में था। इस प्रांत का मुख्य कार्यालय क्या था? ढाकार था, यानी जिसको ढाका के नाम से वर्तमान में जानते हैं। यह एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन हुआ करता था। दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार शामिल थे, जिनका क्षेत्रफल 1,41,580 वर्ग मील था और जनसंख्या 5,40,00,000 थी, जिसमें 4,20,00,000 हिंदू और 90 लाख मुसलमान थे और अन्य। इस विभाग को कड़ा विरोध हुआ, क्योंकि इस विभाजन में क्या होता है कि जो विभाजन किया जाता है, इस विभाजन में कड़ा विरोध होता है, क्योंकि इसमें साफ जाहिर हो रहा था कि राष्ट्रवादियों की बढ़ती एकता पर किया जा रहा यह एक प्रहार था और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने व उनमें फूट डालने की एक साजिश की जा रही थी। भले ही यह प्रशासनिक रूप से न्यायसंगत रहा हो, परंतु कर्जन की यह सबसे बड़ी भूल थी, जिसके कारण भारत और ब्रिटिशियों के संबंधों में कटता आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1935 ईस्वी को अधिनियम के गुण व दोष बताइए। जो सन 1935 में अधिनियम आया था, उस अधिनियम के गुण क्या हैं और उस अधिनियम के दोष क्या हैं। सन 1935 ईस्वी का जो अधिनियम था, कांग्रेस के स्वतंत्रता के संघर्षरत होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 3 गोलमेज सम्मेलन करती है। 3 गोलमेज सम्मेलन करती है और जिसमें कांग्रेस भी शामिल होते हैं, कुछ कभी में नहीं शामिल होते हैं। जिसके विचार विमर्श के बाद सन 1935 में एक कानून बनाया जाता है, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 कहा गया, जिसके गुण व विशेषताएं निम्न इस प्रकार हैं। अधिनियम 1935 की गुण व विशेषताएं। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति लागू की गई। इस अधिनियम के द्वारा विधान सभाओं के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई, जिससे भारतीयों को लाभ हुआ। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और मताधिकार का विस्तार किया गया। इस अधिनियम के दोष क्या थे? इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता को बरकरार रखा गया। भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान नहीं किया गया। प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन प्रणाली को हटाकर अब शासन प्रणाली लागू कर दी गई। नए रूप से केंद्र में द्वैध, इसका स्पष्ट मतलब यानी क्या हुआ कि जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी उसको हटा दिया जाता है, केंद्र में नए द्वैध शासन प्रणाली स्थापित कर दी जाती है। इससे स्पष्ट मतलब था कि अंग्रेज भारतीयों को किसी प्रकार की सुविधा देने के पक्ष में न थे। अगला था कि भारतीयों द्वारा सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विरोध करने के बावजूद भी इस अधिनियम को समाप्त नहीं किया गया और इस अधिनियम द्वारा गवर्नर को व गवर्नरों के अधिकारों में वृद्धि की गई और इस प्रकार के भारतीय प्रशासन पर इंग्लैंड का पूर्ण नियंत्रण रहा।